हेलो एवरीवन, तो इस वाले एपिसोड स्टार्ट करो। इससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि एक अनगोइंग ड्रामा है, इसीलिए जैसे इसके सारे एपिसोड खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको फुल मूवी बना के डाल दूंगी और बाकी चीज़ को प्राइवेट करने का सोच रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर मैं बीच में एक दो पार्ट गायब कर दूँ तो आप लोग इतना श्योर हो जाओ कि मैंने मूवी बना के डाला है तभी पार्ट को गायब किया हुआ है, क्योंकि अभी कॉपीराइट का बहुत पंगा हो रहा है और मैं फिर से एक बार इस पर कोई कॉपीराइट नहीं चाहती। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर अपू मोइंग के पास जाती है और उसके बाद उसे अच्छे से बात करने की ट्राई करती है। फूडिन के कहने पर फूडिन ने तो अब उसे मिशन दे ही दिया था कि मोइंग के साथ वो अच्छे से अपनी बॉन्डिंग बनाए, क्योंकि एट द एंड उसके होने वाले स्टेप मॉम है और मोइंग इस कंपनी का, इस घर का मतलब ओआरई से। और अब वो ट्राई करती है उसे बहुत अच्छे से बात करने के लिए। मोइंग को उस पर बिल्कुल भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे और ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अपो यहाँ पर बात करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि उसके पापा ने बोला था और वो उसे क्लियरली वार्न करता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सो आप तो बिल्कुल भी मत करो, जो तुम हो ही नहीं वो मत दिखाओ, क्योंकि तुम क्या मुझे अच्छे से पता चल चुका है और मेरे मन में ना कुछ गलत उम्मीद ना दिलाओ, ऐसा बोल के उसे भगा देता है। और उसके बाद अपो बोलती है तुम्हारे पापा ने मुझे एक काम के लिए बोला हुआ है और उसमें लीड करने वाली तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो बोलती है कोई नई डिज़ाइनर आने वाली है। ये सुनने के बाद वो शौक में, और उसके बाद हम देखते हैं ये डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि इंग और जेम थे। मतलब इंग थाईलैंड की वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर थी। भले ही उसके लिए जितने भी कबाड़ा उसने करके रखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में काम के मामले में वो बहुत सही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो अपने आपका इंट्रोडक्शन करती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है जो आंटी होती है मोइंग की आंटी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसको मैंने कहीं तो देखा हुआ है, लेकिन जो इंग थी वो बोलती है आप जैसे देख रहे हो क्या बात है, हम पहले मिल चुके हैं क्या। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है लग तो रहा है। ये सुनने का तो उसे बोलती है पर मुझे ना लोगों को बोलने की आदत है, मैं लोगों का फेस ना ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाती, आप सॉरी बोल के वो उससे अंदर की तरफ चली जाती है। और फिर से एक बार दिखाया जाता है डी और मोइंग एक दूसरे से बात करते करते आगे की तरफ जा रहे होते हैं और उसके बाद डी उसे बोला था मुझे लगता है ना मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है क्योंकि मेरे भाई आँख फिर से फटफड़ा रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइंग था वो बोला था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको की प्रॉब्लम क्या है, उसे क्या जरूरत है मेरे साथ अच्छा बनने की, जब वो मेरी स्टेप मॉम बनने ही वाली है तो वो चुपचाप अपना काम करे जाए ना, उसे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं बोल के आपको की कंप्लेन किया जा रहा होता है। और उसी समय पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था डी वो बोलता है एक बात बताओ मेरे लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हें पता है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो भी नहीं। और उसका तो उसे बता देता है उसने इनको देखा हुआ था, वही लड़के जिसने थाईलैंड वहाँ पर बैंकॉक पे उससे इतना ज़्यादा बदतमीजी किया हुआ था, वो लड़की यहाँ पर आ चुकी है। ये सुनने का तो हंसने लग जाता है और इसके बाद वो बोलता है तुम यही डिजर्व करते हो। और उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो अपो ऐसे क्रश हो रही थी वही पार्क से। और उसके बाद मोइंग देखता है जेम जा रहा था, जेम क्रॉस हो जा रहा था और उस समय पे उस शौक में। और उसके बाद उसे याद आता है फ्लैशबैक जहाँ पर उसने जब ये पता चला था कि कोई नई डिज़ाइनर आने वाली है, उस टाइम पे उसने उसके बारे में पता लगाया था और उसे ये पता चला था कि जो अपो थी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आ रहा है। तो मतलब अपो का जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसके अभी जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है वो अपो के साथ यहाँ पर काम करने वाले थे। इवन अपो से भी बड़े पोजीशन पे वो परेशान हो जाता है, वो सोचता है इस दुनिया में इतनी ज़्यादा सारी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है, मुझे उसको रोकना पड़ेगा, अपो को देखेगी तो बुरा लगेगा। वो सोचता है मुझे किसी भी कीमत पे ये तो रोकना पड़ेगा, मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ कभी अच्छा किया नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे। वो भाग के जाता है और उसके बाद जेम जो कॉफ़ी लेके आया हुआ था इनके लिए वो गिरा देता है और उसके बाद इवन उसे वहाँ से लेके कोई सीक्रेट जगह पे चला जाता है और उसका मुँह तब तक बंद करता है जब तक अपो वहाँ से क्रश ना होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपो थी वो तो वहाँ से गई और उसके बाद जेम को वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, कुछ भी स्टूपिड रीजन बोल के वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तब वहाँ पर इंक आती है और इंक बोलती है मेरी कॉफ़ी कहाँ पर है, जेम बोलता है इसने गिरा दिया। और उसके बाद मोइंग जो होता है वो उसे कॉफ़ी के पैसे देने लगा था, इंक बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तब यहाँ पर अपो आती है और उसके बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जेम को बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब हमें पता चला भले ही यहाँ पर जो मोइंग था उसने जेम को तो छुपा दिया था, लेकिन वो भूल चुका था कि यहाँ पर इंक भी है, तो इनके साथ तो टकरा गई अपो। और उसके बाद इन दूसरे के बगैर वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में आपको को तो याद आया ना कि ये तो वही बंदी है जिसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, जिसको मैंने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बेड पे पकड़ा था, तो उसे आइडिया लग गया है यहाँ पर है, वो तो शौक में। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अपो ऐसे देखती है और थोड़ा सा अपसेट थी, मोइंग सब कुछ देख रहा होता है। और उसके बाद जो मोइंग था वो मन में सोच रहा था कि मैं कुछ सही करने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो होता नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जेम और अपो के बीच में बातें हो रही होती है। जेम को ऐसा लग रहा था कि ये लड़की अभी भी मेरी दीवानी बनती फिरी है और मुझे बुला नहीं पाई, इसीलिए मुझे फॉलो कर रही है, उसे नहीं पता कि अपो यहाँ पर क्यों है। और उसके बाद अपो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इजीली साइड से पास आउट होती जब तुम मेरी लाइफ से चले जाते, मुझे नहीं पता था तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े पन होती हो। अभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इवन मैं तुमसे मूवमेंट भी कर चुकी हूँ। जेम में सेम चीज़ें ऐसे फेंके जा रहा होता है। और इसके बाद जेम ये भी बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत केयरिंग है, बहुत स्वीट है, स्पेशली तुमसे तो लाखों गुना बेटर है। अब वो बोलती कि अच्छी बात है ना, तो
आपने शक्ल मुझे यहाँ पर मत दिखाना। तभी वो बोलता है कि पर मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ मिस्टर वुडन के साथ। अपो अब परेशान, वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो अपो थी उसे कंट्री से वुडन कॉल किया जा रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर इंग आ चुकी थी तो उसे काम स्टार्ट करना था, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी। अपो परेशान होकर वहाँ पर बैठी हुई थी। उसी समय पर दिखाया जाता है वहाँ पर मुएंग आ जाता है। अपू जो टेंशन में थी उसके बारे में मोइन को बहुत अच्छी तरह से पता था। उसे बोलता है पापा को पता है इसके बारे में। अपू बोलती है कि इसके बारे में। तभी मोइन बोलता है कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और जिसके साथ तुम काम करने वाली हो, पापा लेके आए हुए हैं, वो उसके तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की नई वाली गर्लफ्रेंड है। बेसिकली तुम अपने शौहर के साथ ही मिलकर काम करने वाली हो। ये सुनने के बाद अपू बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बताना चाहिए या नहीं, और मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा क्या समझेंगे। ये सुनने के बाद मोइन बोलता है कि एक्चुअली मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। वो बोलती है क्या? तभी मोइन बोलता है चलो एक बार मुझे भरोसा करके देखो। और उसके बाद बोलता है चलो, और वो साइकिल में उससे लेके चले जाने लगता है। अब वो बोलती है कहाँ पर जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ बताओ ना ताकि मैं सिचुएशन को तो समझूं। मैं बोलता है भले ही मेरे पापा इतने हैंडसम ना हो, लेकिन उस बंदे ने जिसने तुम्हारी इंसल्ट की उससे तो लाखों गुना बेटर है, रीज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और तुम्हें खुश भी रखेंगे। इस टाइम पे तुम किसी और के सामने अपने आप को क्यों छोटा दिखाओगी? चुपचाप जाओ और मिलो पापा के साथ उनको, और पापा को बाद में बता देना, रियलिटी पापा समझेंगे। ये सुनने के बाद अब बहुत अच्छा लगता है, वो स्माइल करती है। और उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। अब हम देखते हैं जो पापा होते हैं आई मीन जो सेफ वुडन, वो अपू का वेट कर रहे थे। 2:30 बजे के बाद उसने तो मैसेज का रिप्लाई किया ही नहीं। और उसके बाद वो सोचती कि कर क्या रही है। इंग बोलती है मुझे लगता है अंकल कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो उसको। तभी वुडन बोलता है वो मेरी होने वाली वाइफ है, इंपॉर्टेंट तो दूंगा ही। और उसके बाद जो इन थी वो बोलती है मुझे कोई तो प्रोडक्ट चाहिए था, कोई तो ऐसे सैम्पल पीस, और जिसके लिए पापा मना कर देते हैं। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था इनके लिए। इवन जिम के कन्विंस करने के बाद भी वुडन बोलते हैं मुझे अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सेल नहीं करना। और उसके बाद अपू को दिखाया जाता है वो भाग के आती है और वो बोलते हैं आई एम सो सॉरी मुझे लेट हो गया। और अपू को यहाँ पर देखने के बाद तो दोनों जिम और इन दोनों शॉक में आते हैं। और उसके बाद अपू ऐसे जाते हैं और उसके बाद वुडन होते हैं वो अपू के पास आते हैं, अपू को अपने साथ लेते हैं और वो बोलते हैं इससे मिलो, ये है मेरी होने वाली वाइफ अपो। और ये सुनने के बाद जेम और इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसके बाद वो तो कुछ समझ नहीं पाते। और उसके बाद अपो बोलते हैं हेलो, और वो इतनी ज़्यादा खुश थी और जेम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अपो ऐसे बोलते हैं अब वो तकलीफ तो नहीं हुई। ये सुनने के बाद दोनों ही बोलते हैं नहीं। और उसके बाद जो वुडन होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने इतना लेट क्यों आने में। तो इसने के बाद अब वो बोलती है एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं बहुत भाग के आई हूँ, कुछ पुराने दुश्मन मिले थे और उनको ठिकाने लगाना था, स्पेशली उनके अक्ल को ठिकाने लगाना था। मुझे लगता है मैंने वो काम कर दिया, तो अब आगे काम पे आई होप मैंने आप लोगों को ज़्यादा ऐसे वेट नहीं करवाया है ना। तो उसने के बाद इन बोलती नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपू थी वो बोलती है आप लोगों के साथ मिलकर काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। वुडन भी बोलते हैं हाँ मेरी होने वाली है बहुत स्मार्ट है और तुम दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, स्पेशली तुमसे। और इसके बाद जिम और जो इन थी वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद अपो ऐसे उसका हाथ पकड़ ही रही थी। और उसके बाद वुडन उसे देखता है और उसके बाद वो बोलता है कुछ है क्या। अपो बोलते हैं सॉरी सॉरी एक्चुअली ना आपके रिलेटिव्स के सामने मुझे आपकी लवर बनने आए ना, ड्रामा करना है, तो मैं वही कर रही थी। अपो वुडन बोलता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम मुझे टच नहीं कर सकती, मैं कोई ऐसी मंक नहीं हूँ। लेकिन एक बात बताओ क्या बात है, तुम्हारे पुराने दुश्मन मतलब कुछ है क्या जो मुझे नहीं पता। अपो बोलते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। अपो एक्चुअली मोइन को ढूंढ रही होती है क्योंकि आज जो फियर उसके मन में था और उसके एक्स को डील करने के लिए मोइन ने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी, इसीलिए वो बाहर की तरफ मोइन को ढूंढ रही होती है। मोइन से वो बात करने की ट्राई करती है। मोइन वहाँ पर उसको वेट कर रहा था। और उसके बाद अपो मोइन से बोलती है तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, लेकिन मुझे समझ में आ नहीं रहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की। यह सुनने के बाद मोइन मुझे बोलता है तुम सुनना क्या चाहती हो। अपो बोलती है मुझे वो सुनना है जो तुमने अभी तक बोला नहीं है। ये सुन के तो मोइन को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कहीं वही पुरानी बातें ना करने लगी। उसके बाद जब मोइन था वो बोलता है बस मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने एक्स के सामने कमजोर बनो, क्योंकि भले हम दोनों के बीच में जो भी क्वेश्चन हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना बुरा नहीं सोचता। और जो भी हो यहाँ पर तुम मेरे पापा की होने वाली वाइफ हो और तुम्हारे यहाँ पर बहुत अच्छा दर्जा है, एक अच्छा ओहदा है, और ऐसे गहरे गहरे लोगों के सामने तुम्हारी इमेज को मैं डाउन कैसे होने देता। ये सुनने के बाद अपो से देखती है, काफ़ी प्यार से देखती है। और ये चीज़ मुझे इनके लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था। और उसके बाद वो बोलती है पता है तुम्हें तुम कितने प्यारे हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था तुम कभी मेरी मदद करो, लेकिन ट्रस्ट में तुमसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं, थैंक यू। ऐसा वो बोलती है। मोइन बोलता है अब ऐसे बात मत करो। तभी अपो बोलती है नहीं तुम सच्ची में डिजर्व करते हो, तुम बहुत अच्छे मोइन, थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद अपो को मोइन बोलता है पीछे मुड़ो। तभी अपो बोलता है क्या हुआ, क्यों पीछे मुड़ो। ये सुनने के बाद जो मोइन था वो बोलता है पीछे मुड़ो, और उसके बाद उसे पूरी तरह से पीछे मुड़ जाता है। और उसके बाद वो बोलता है अब मेरी बात सुनो, जब तक मैं
यहाँ से ना जाओ, तुम पीछे मुड़ा ही मत। अपू बोलते बताओ तो क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं पता था। और उसके बाद अपू जब पीछे मुड़ गई थी तो उस टाइम पे वहाँ से मोएंग साइकिल लेके प्रॉफिट चक्कर हो जाता है। और उसके बाद हमें देखा जाता है अपू तो नहीं समझ पाती है मोएंग क्या हरकतें कर रहा है ऐसे बच्चों वाली। और उसके बाद मोएंग अपने घर पे जाता है और उसके बाद अपने आपको पीट रहा था, ऐसे पागलों जैसी हरकत कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। और वो सोच रहा था मुझे इसकी शक्ल को याद नहीं करनी है, बस अच्छी दिखती है, अच्छी भोली सी शक्ल बनाती है, लेकिन अंदर में इतनी नहीं है, बहुत बुरी लड़की है, मुझे ऐसा नहीं करना, आई हेट माई सेल्फ। अपू अच्छी नहीं है, अपू से दूर रहो, अपू के लिए आपने फीलिंग नहीं लानी है, अपू अपने पापा से शादी करने वाले बोल के वो अपने आप को शांत करा रहा है होता है। बेसिकली वो अपू को अपने आप से दूर रखने के कोई तो बहाने अपने आप से ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में मोएंग था, उसको आम आता है और बोलता है डी को कुछ हो गया तो मेरी मदद करो। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है डी के पास से मोएंग जाता है तो डी तो यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था जैसे कि वो पोजेस्ट हो गया। और उसके बाद मोएंग उसे देखता है और वो बोलता है किसी ने पोजेस्ट कर लिया क्या, कौन हो तुम। तभी जो डी था वो बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त पागल आदमी। तभी वो बोलता है कि अगर तुम्हें पता है तुम कौन हो मैं कौन हो तो तुम ऐसे पागल वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद डी फिर से इनके बारे में बताने लगता है। तो क्या हुआ था कि जो फूड इन होते हैं वो यहाँ पर इनको ऐसे गार्डन घुमाने के लिए ले आते हैं। और उसी टाइम पे डी और इनका मुलाकात हो गया था और इन तो उसे थोड़ी सी इंसल्ट करते थे, लेकिन बाद में फूड इन जब बोलते कि ये यहाँ पर मेरे जो बेटा है मेरा उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो तो उसके बाद इन थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है। और वो बोल रहा था कि एक बात बताओ मैंने इस समय में कौन सी इतनी ज़्यादा गलती कर दी थी जो ये सब कुछ हो रहा है। वो उसे समझा रहा होता है कि डोंट वरी ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में कुछ तो प्लानिंग चल रहा होता है। फूड इन कुछ प्लान कर रहा था जो अपू से छुपाना था और अपू से कुछ बात छुपाना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। और यही यहाँ पर हो रहा होता है, अपू का बर्थडे था और इसीलिए ये लोग सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कोई भी नहीं बताता अपू को ये सारी बातें, बस अपू को ये बोला गया था एक पार्टी है थीम पार्टी वहाँ पर आना है। और अपू जब वो ड्रेस पहन कर थीम पार्टी पे चली जाती है तो वहाँ पर सब लोग उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। अपू को तो शौक लगता है और वो खुशी भी थी क्योंकि इतने सालों में कभी किसी ने उसके लिए इतना नहीं किया जितना ये लोग इसके लिए कर रहे थे। वो थोड़ी सी इमोशनल भी बन जाती है। इवन जब वहाँ पर जो फीलिंग आती है, फीलिंग जो उसकी दोस्त होती है तो उसके बाद तो और ज़्यादा खुश होती है और वो बहुत ज़्यादा सबको शुक्रिया अदा कर रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस पार्टी में सब कुछ अच्छा ही जा रहा होता है। उसी समय पे मोएंग आता है, अपू के ऐसे दूर से देख रहा होता है। और उसके बाद वो सोच रहा था अपू का जो MP3 प्लेयर अभी रिसेंटली खो गया था जो उसकी माँ का था तो वो देने के लिए आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखता है फूड इन उससे पहले अपू को कोई बहुत बेसकीमती गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट इतना ज़्यादा खराब था कि मोएंग के लिए ये चीज़ बर्दाश्त से बिल्कुल भी बाहर था क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी मतलब बहुत प्यारा नेकलेस थे उसकी माँ पहना करती थी, वो गिफ्ट कर देते हैं। मोएंग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो भाग के जाता है और उसके बाद अपू के गले से छीनने की ट्राई करता है। पापा उससे जोर का तमाचा लगाते हैं, ये बोलते हैं कि तुम अपने होने वाले स्टेपमॉम के साथ ये बदतमीजी नहीं कर सकते। तभी मोएंग बहुत बड़ा सीन क्रिएट करता है, ये बोलते हैं कि ये औरत इस सब कुछ की लायक नहीं है, मेरी माँ का नेकलेस आप उसे कैसे दे सकते हो। फूड इन तो क्लियरली बोल देते कि क्योंकि अपू मेरी होने वाली वाइफ है तो जो मेरे एक्स वाइफ का था अभी सब कुछ अपू का है तो तुम इन सब चीज़ों में नहीं रोक सकते। ऐसे में की बात अपू बहुत शौक में। और उसके बाद मोएंग बोलता है अपू को तुम ना हमेशा से ऐसी ही हो, सर मैं वो जो तुम्हें कुछ अच्छा ही ढूंढने की ट्राई करता हूँ लेकिन हमेशा फेल करता हूँ और मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू और तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ, ऐसा वो बोलता है। और जो केक था वहाँ पर बर्थडे वाला सीधा फेंकता है दीवार पे लगता है। मोएंग का बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी माँ का नेकलेस अभी अपू ले रही थी और वो वहाँ से चला जाता है। मोएंग के मन में अपू के लिए थोड़ा सा इमेज जो सही बन सकता था वो तो फ्लॉप हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपू थी उस शौक में और उसके बाद उसे वो MP3 प्लेयर दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो अपू थी उसे उसके बारे में पता चल गया था, मतलब वो जो ड्रामा हुआ था ड्रामा होने का रीजन नहीं था कि जो नेकलेस फूड इन ने अपू को दिया हुआ था वो दरअसल उसकी एक्स वाइफ यानी कि मोएंग की माँ का था। तो अब बेचारा ओवरएक्ट तो करेगा ही ना। और यार उसकी इमोशनल उनके साथ जुड़ी हुई थी, अपू को बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि आपको ये मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनने के बाद जो मोएंग था वो उसके लिए बुरा मान रही थी तो इसीलिए फूड इन बोलते हैं नहीं इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मुझे बस ना कोई सही चीज़ सही इंसान के हाथ पे रखना है तो तुमसे बेस्ट कौन होगा, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद अपू सोचती है मैं इसे ये लौटा दूंगी। और उसके बाद वो सोच रही थी कि वो मोएंग से मिलने जाएगी, तभी मोएंग उसे मैसेज करता है ये बोल के कि मेरे पास तुम्हारा MP3 प्लेयर है तो लेने आ
जाओ। तो हम देखते हैं फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर अपो जब अपने MP3 प्लेयर खो गया था, वो बहुत अपसेट हो गई थी और उसके बाद वो वहाँ पर पागलों की जैसे ढूंढ रही थी। बाद में उसे MP3 प्लेयर तो नहीं मिला, लेकिन बाद में मुइंग जब वहाँ पर गया था उससे मिल गया था। तो उसके बाद हम देखते हैं जो मुइंग था वो अपो को बोलता है कि MP3 प्लेयर तुम्हें मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी माँ का नेकलेस दो। तो अपो वहाँ पर जाती है और उसके बाद वो देने के लिए वो दे भी रही होती है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है जब वो डब्बा था तो उस टाइम पे वहाँ पर तो नेकलेस था ही नहीं। मुझे बताइए ये क्या बदतमीजी है, तुमने बोला था मुझे मेरी माँ का नेकलेस मिल जाएगा, तो कहाँ पर है? अब वो बोलते मैं नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके वो दिया हुआ है, तो अगर मैं उसको ऐसे तुम्हें दे दूँगी तो उनको बुरा लगेगा। मोइन बोलता है यहाँ पर तुम इसलिए आई थी ना क्योंकि तुम्हें अपना MP3 प्लेयर चाहिए था और मुझे मेरी माँ का नेकलेस। ये सुनने के बाद अपो बोलती है अब मेरे लिए इतनी कीमती नहीं है, जितना हुआ करता था तो तुम रख सकती हो। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो बोलता है एक्चुअली तुम ऐसी हो, डे वन से ऐसी हो। हर बार मैं सोचता हूँ कि तुम थोड़ी अलग हो सकती हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे ना गलत साबित करती हो। थैंक यू। अपो ऐसा बोलता है और उसके बाद वो बोलता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें तुम्हारा MP3 प्लेयर नहीं दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और उसके बाद वो अपो उसके पीछे पीछे जाती है और जो मोइंग था वो जो MP3 प्लेयर था उसको पानी में फेंकता है। अपो आती है और बोलती है मेरा MP3 प्लेयर कहाँ पड़े। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है पानी में मैंने फेंक दिया और उसके बाद वो बहुत गुस्से में जाती है और उसके बाद पानी में वो ढूंढने लगती है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद भी उसे MP3 प्लेयर नहीं मिलता और उसके बाद अपो बोलती है तुम्हारा ना कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम कभी दूसरी की बातें नहीं सुनते, बोल के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोइंग ये सब कुछ देख रहा होता है। रात को दिखाया जाता है जो मोइंग था अपने दोस्त के साथ था और उसका दोस्त उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि तुम्हें अपो नाम की बीमारी से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे होने वाली स्टेप कम है और किसी स्ट्रेंजर वुमेन को इस तरह से अपनी लाइफ में जगह देना सही नहीं है। और उसके बाद वो उसे बोलता है उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम जैसा सोचो ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो था नेक्स्ट डे सुबह, जहाँ पर अपो वहाँ पर ढेर सारी स्नेल को अपनी जगह पे छोड़ रही होती है, जहाँ पर वो ऐसे मतलब चलने वाले एरिया पे आ गए थे। तो वहाँ पर मोइंग भी आता है, मोइंग भी सेम काम कर रहा था। इन दोनों की बहुत सारी हॉबीज बहुत सेम है। और उसके बाद हम देखते हैं अपो और मोइंग देखते हैं एक वहाँ पर जो स्नेल था उसको गाड़ी को चल देती है। गाड़ी को चलने के बाद वो दोनों देखते हैं इस गाड़ी के अंदर से तो अपो की जो आंटी और उनकी बेटी आई हुई थी। ये देख के दोनों शॉक में आ जाते हैं। आंटी यार उसकी बेटी मतलब अपने कजन सिस्टर को पूछ रही थी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपो का भाई मतलब उसके आंटी की बेटा तो आंटी का बेटा तो आ चुका था। इसी बात की वजह से उन लोगों ना कोड मिल गया। एक्चुअली हुआ ये था अपो की फ्रेंड आ गई, अपो की फ्रेंड ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट कर दिया लोकेशन गलती से। अब उसे थोड़ी पता था कि ये लोग उसी को फॉलो करते करते चिपक जाएंगे, तो इसी चक्कर में ये लोग यहाँ पर आ पहुंचे थे। और उसके बाद अपो को बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं रह सकते, भूलो मत तुम्हारे फैमिली की वजह से हमारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने अगर ये सब कुछ ना किया होता तो आज हम बहुत अच्छी लैविशिंग लाइफ जी रहे होते, तो क्या दिक्कत है यहाँ पर रहने के लिए। अपो बोले थे आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, मेरी बात सुनो। और उसके बाद वो लोग बोले थे नहीं हमें तो रहना है और तुम थोड़ी रोक सकते हो, हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये सब सुन के आपको परेशान हो समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ से फूटे, लेकिन नहीं सुनते। और उसके बाद वहाँ पर जैसे फूडिन आते हैं उसके बाद इनकी हालत खराब हो जाती है। फूडिन बोलते हैं तुम दोनों वो लोगों को जो सोशल मीडिया में अपनी लाइफ को लैविशिंग दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी बेटी का सौदा भी कर सकते हो और अपनी बेटी को ऐसे 40 साल से ऊपर वाले बंदे के साथ चिपका भी सकती हो। और अब तुम लोग की हिम्मत हो रही है, तुम लोग मेरे घर पे आ रहे हो, जब मुझे तुम लोगों से पैसे उठाने थे तब तो तुम लोगों ने बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं किया, फोन रेस्पॉन्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप किस हक से यहाँ पर आए हो। उनकी हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों बोले जा रहे होते कि प्लीज आप हमें यहाँ पर रहने दीजिए, अगर आप अपू से शादी कर रहे हो तो आप तो हमारे रिश्तेदारी हुए ना, बोल के वो रिश्तेदारी का बहाना चिपका रहे होते हैं। तो अभी फूडिन बोलते हैं मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सुनना, तुम लोग सुबह से पहले यहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अपू बोलते हैं फूडिन को मुझे आपसे बात करनी है। और उसके बाद फूडिन और अपू बात करने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं। अपू को फूडिन बोलते हैं क्या तुम सच्ची में चाहती हो ये लोग यहाँ पर रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना मैं इन लोगों को यहाँ से अभी कभी निकाल रहा हूँ। ये सुनने के बाद अपू बोलते हैं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ से निकाले जाए, कैसे भी हो कोई भी हो, लेकिन मेरे अंकल और आंटी की फैमिली मतलब अंकल की फैमिली है और इनके जो हस्बैंड वो तो मुझसे बहुत अच्छे थे बचपन के टाइम पे, तो मैं अगर इन लोगों को यहाँ से ऐसे निकाल दूंगी तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या आप इन लोगों को यहाँ से रहने दे सकते हो, अगर आपको दिक्कत है तो उसके बाद मैं सोच सकती हूँ इनको निकालने का, वरना प्लीज़। सुनने के बाद फूडिन बोलते हैं मैं इन जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोला था अगर प्रॉब्लम है तो बताना, मैं कभी भी इन लोगों को निकाल सकता हूँ। सुनने के बाद आप बोलते हैं कोई बात नहीं मैं बताऊँगी, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो अभी के लिए रहने दीजिए। सुनने के बाद फूडिन मान जाते हैं। आपको परेशान होते हैं, अपना फोन उठा के आगे की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर अचानक से जो मोइंग होता है वो बंदर की तरह उसके सामने फुट रख के आ पहुंचता है।
मोइंग अपो को बोलता है तुम अभी के अभी अपनी आंटी और उसकी बेटी को यहाँ से भगाओ, मुझे पसंद है मेरे घर पे कोई ऐसे स्ट्रेंजर आके रहे और वो लोग जो मेरी होने वाली स्टेप मॉम के रिश्तेदार है। इसमें की बात अपो बोलती है उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि फूडी रिलेटिव इस चीज के लिए अलाउ कर चुके हैं और एक घर जो भी है, लेकिन सारा डिसीजन फूडिंग का चलता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। अब मोइंग बोल रहा होता है अगर नहीं तुमने नहीं भगवाया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये सुनने के बाद अब वो बोलती है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या क्या हरकतें कर सकते हो और तुम्हारे साथ कैसे डील करना है वो भी मुझे पता है, तो चुपचाप ऐसे फोटो बोल के उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। मोइंग बोल रहा था तुम रिग्रेट करोगी। एंड नाम देखते हैं अगले वाले सीन में मोइंग अपने फ्रेंड री को भेज देता है और उसके बाद इवन जो मोइंग था उसकी आंटी और फूडिंग के असिस्टेंट तीनों मिलकर अब अपर के ऊपर नजर रखने की ट्राई करते हैं। मतलब स्पेशली इन लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, उसके आंटी और उसकी बेटी, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ साजिश सुनने को मिलेगा, कुछ तो प्लान सुनने को मिलेगा जिस किस तरह से इस घर को हड़पा जा सके, लेकिन यहाँ पर सुनाई कुछ और ही देता है। किस तरह से अपो को ये लोग उसकी आंटी और उसकी बेटी मतलब इसके रिश्तेदार काम वाले की तरह ट्रीट कर रहे थे, उसकी क्लीनर से लेकर डिशवॉशर सारा काम, मतलब जिस तरह से उससे मेहनत करवा रहे थे और किस तरह से कमियां निकाल रहे थे। ये सब देखने के बाद इन तीनों को इस समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि अपो की हालत क्या थी, तो इस बात की वजह से इन तीनों को उसके लिए बुरा लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं री जाता है मोइंग के पास और उसके बाद उसकी सारी स्टोरी बता देता है जो इसने देखा हुआ है। मोइंग को पहले लग रहा था री एग्जैजरेट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अपो के लिए सॉफ्ट साइड थी, मतलब वो फीलिंग वाली सॉफ्ट साइड नहीं बल्कि सच में अपो को बुरा नहीं मानता था ना इसी बात की वजह से। तो मोइंग को बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोला हूँ या फिर मैं अपो की साइड ले रहा हूँ तो चलो खुद ही देख लो। और उसके बाद जैसे मोइंग वहां पर जाता है वो देख लेता है अब वो किस तरह से वहां पर उसकी आंटी और उसकी बेटी ट्रीट कर रहे थे, मतलब उसकी कजन सिस्टर, जो देखने के बाद मोइंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। और उसके बाद वो बोलता है पर मैं कुछ कर नहीं सकता ना। ये सुनने के बाद री बोलता है तुम इस घर के मालिक हो, भूलो मत तुम बहुत कुछ कर सकती हो, अगर आपको इस मुसीबत से तुम्हें बाहर नहीं निकालना है ना तो बता दो, मैं अंकल को बता दूंगा। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है मैं निकाल तो सकता हूँ लेकिन बाद में सोचता है अगर वो मेरे लिए बुरा नहीं सोचती, मतलब अगर वो मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए बुरा फील नहीं करती तो मुझे भी कोई हक नहीं बनना चाहिए कि मैं उसके लिए बुरा फील करूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो बोल लेता है और वो बोलता है अगर वो खुद हेल्प चाहती है तब मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे सामने एटीट्यूड दिखाती है ना तो रहने दो। ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। डी बेचारा क्या करता, वो तो यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, इसी बात की वजह से वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अपो को दिखाया जाता है पूरे दिन उसे किस तरह से काम वाले की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया था। इवन वो यहाँ पर इन दोनों से तो ज्यादा वैलिड पर्सन थी, इसके लिए उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और काफी परेशान हो जा रही होती है। सो हम देखते हैं रात वाला सीन जहाँ पर अपो जो होती है उसके बारे में मोइंग याद कर रहा था। ओम को बोलता है एक बात बताओ, क्या कोई इतना मजबूर हो सकता है कि उसके अंकल और आंटी की फैमिली के लिए कुछ भी किया जा सके। ये सुनने के बाद ओम बोलता है आप अपो के बारे में बात कर रहे हो। मोइंग बोलता है नहीं मुझे जानना है। ये सुनने के बाद बोलता है कि हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी है कि उसका ना हर कोई इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है वही बात है। ये सुनने के बाद मोइंग को अपो के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी सोचता है ये मेरे होने वाली स्टेप मॉम है, मेरी वाली बंदी नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। रात को बहुत जोर से चोर कहने का आवाज आता है, वो भाग के जाते ही अपो और उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो वहाँ पर होता ऐसा है जहाँ पर ज्वेलरी सेक्शन था वहाँ पर आंटी पकड़ी गई थी और उसके बाद जो मोइंग की आंटी और जो मोइंग के पापा के असिस्टेंट थे दोनों उस पर ब्लेम डाल रहे थे कि ये चोरी कर रही थी। यहाँ पर ज्वेलरी वाले सेक्शन पे अपो का आंटी एक्सप्लेन करते करते थक गई थी, मैं तो पानी लेने आई थी और यहाँ पर मैं कलेक्शन देख रही थी, मैं चोर नहीं हूँ, यहाँ पर घमसान युद्ध होने वाला था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोइंग आता है और वो बोलता है अगर आप पानी लेने आई थी तो ग्लास कहाँ पर है। इस आंटी के पास ग्लास तो नहीं थे और एजेंट एडेंस हम समझ सकते हैं आंटी के इरादे क्या है। तो उसके बाद अपो जैसे थे सिचुएशन को संभालती है, सबको सॉरी बोलती है और उसके बाद वॉशरूम की तरफ सब लोग रूम की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे अपो जाने वाली थी मोइंग बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है और उसके बाद वो उसे रोक लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोइंग अपो को बोलता है जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी आंटी और अपनी बहन को यहाँ से पकवाओ, मैं नहीं चाहता मेरे घर पे कोई ऐसे लोग रहे जो चोर और सब कुछ आप एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही थी। मेरी आंटी चोर नहीं, मुझे लगता है कोई गलतफहमी है। और उसके बाद मोइंग बोलता है तुम जो अभी हवा में उड़ रही हो ना, मेरे पापा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस गलतफहमी में भूलो मत, इस घर का असली मालिक मैं हूँ, मेरे पापा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं लेकिन असलियत में सब कुछ मेरे नाम पे है, तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से भगवा सकता हूँ, इसलिए इससे पहले मैं कुछ करूँ उससे पहले तुम अपनी आंटी और अपनी बेटी को यहाँ से भगाओ, मुझे अपने घर में कोई चोर नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन मोइंग कुछ मदद करना नहीं चाहता था जब तक अपो खुद ना बोले। और हमें दिखाया जाता है पहले तो जो
हमारा आम होता है वो दिखता है अपो के ऊपर और उसे चेयर बना के वो रील्स में व्यूज बटोरने जा रही थी, जिसके चक्कर में अपो बुरी तरह से गिर गई। और उसके बाद आम जाके मोइंग को बोलता है कि उसके लिए मलहम लेके जाओ। ओम मना कर देता है, फिर से दरवाजा बंद करता है। दोबारा दूसरा वाला औरकर जो होता है वो देखता है जो अपो थी उसको ऐसे फोटो खिंचवाते अपो बहुत बुरी तरह से गिर गई और उसके नाक से खून आ रहा था। और इसके बारे में भी दूसरा वाला औरकर मोइंग को जाके बता देता है। ये भी बिल्कुल भी हमारा मोइंग जो था वो इतना ध्यान नहीं देता। तो हम देखते हैं फिर से अपो की मुसीबत ऐसे थोड़ी खत्म होने वाली थी। तो हमें ये दिखाया जाता है जो अपो थी उसे बेहोश होते देखने के बाद आम और उसका फ्रेंड जाके मोइंग को बोलते कि अपो मर चुके तो चलो देखने के लिए। और उसके बाद मोइंग आप उससे रुका नहीं जाता, वो भाग के जाता है अपो के पास कि कहीं उसे सच में कुछ हुआ ना हो। और वो जाता है और उसके बाद वो जो री होती है, री मतलब अपो की कज़न सिस्टर, वो तो बिल्कुल भी ऐसे बोल रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे बेहोश हो गई। लेकिन दरअसल बेहोश इसलिए हुई थी क्योंकि उससे वो पैसे मांग रही थी। अपो की इतनी बुरी हालत हो गई थी, वो बेहोश थी। तो मोइंग बताया अभी एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं इसे पुलिस में भिजवा दूँ गाड़ी को। लेकिन तभी अपो अपने आँखें खोलती है और बोलते हैं मैं ठीक हूँ। अपो देखती है मोइंग उसके साथ उसका हाथ पकड़े हुए, तो वो शौक में आती है। और उसके बाद मोइंग जैसे अपो ठीक हो गई, अपो अपने आँखें खोलती है, उसके बाद तो पुराना वाला एटीट्यूड लगाना शुरू कर देता है कि आई डोंट केयर वाला। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो अपो थी उसकी आंटी उससे पैसे मांगे जा रही होती है। उन्हें 3 मिलियन चाहिए। पहले अपो मना कर देती है क्योंकि उसको बहुत अच्छी से पता है उसकी आंटी को पैसे क्यों चाहिए होते हैं। लेकिन बाद में वो बोलती है अगर मैंने 3 मिलियन उन लोगों को पे नहीं किया तो उस टाइम पे वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। और री के साथ भी पता नहीं, क्योंकि वो एक लड़की है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। जो सुनने के बाद अपो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी अचानक से री का चिल्लाने का साउंड आता है, लोग भाग के जाते हैं। तो तब पता चला जो री थी वो मोइंग को कपड़े बदलते हुए देख रही थी। इसी बात की वजह से जो मोइंग था उसे उठा के लेके सीधा स्विमिंग पूल में फेंकवा देता है। और उसके बाद जब सब लोग पूछते क्या हुआ, तभी मोइंग बोलता है तुम लोग अगर इस घर से जल्द से जल्द ना गए तो तुम लोग वैसे किसी का तो मेरे हाथों कुछ हो जाएगा, हिम्मत कैसे मुझे ताड़ने की। और उसके बाद जो री होती है वो तो बेशर्मी की तरह बोलती है कि तो क्या प्रॉब्लम है, तुम अच्छे खासे दिखती हो तो मैं नहीं ताड़ सकती क्या। मोइंग बोलता है अगर ये चीज़ मैं करूँ तो क्या बोलोगी। ये सुनने के बाद री क्या बोलती है कि अगर तुम देखोगे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो देखो बोलती है कितनी बेशर्म लड़की है। और उसके बाद अपो जो थी वो मोइंग को डांटती है कि मेरी बहन ने जो गलत किया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम्हें इसे इस तरह से पानी में फेंकने की क्या जरूरत थी, इसे कुछ हो जाता तो। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है 8 फुट के पानी में कोई ऐसे डूबता नहीं है, ये इतना ओवर एक्टिंग कर रही ना बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा बोल के उसे बोलता है अगर तुम्हारे घर वाले इस घर से जल्द नहीं गए तो उस टाइम पे तुम्हारे घर वालों में से किसी को तो तुम खो दोगी और उस टाइम पे पापा भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, बोल के वो गुस्से में वहाँ से निकल लेता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में अपो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए होते हैं। इसी बात की वजह से वो फुडिन को कॉल करती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा घबराते हुए वो बोलती है मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या आप दिला सकती हो। ऐसे निकल फुडिन बोलते हैं कि तुम्हें पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारी आंटी को चाहिए ना, मैं नहीं दे सकता। अगर ऐसी बात है तो अपो बोलती है देखो मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे पैसे देने हैं मुझे, लेकिन मैं एक एक करके चुका दूंगी, मेरी आंटी अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है तो प्लीज़ दे दे, बोल के उसे वो बोल रही थी। अपो जैसे तैसे आंटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फुडिन से पैसे के लिए तो बात कर लेती है। वो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, एक बार आ जाओ उसके बाद मैं तुमसे बात कर लूँगा। एंड हम देखते हैं अगले वाले सीन में आंटी फिर से आती है अपो के पास और वो बोल रही थी मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए वरना वो लोन साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और जब अपो बोल रहे थे मैं आप ही की तो मदद करने की ट्राई कर रही हूँ, आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, तो आंटी फिर से एक बार अपो को बहुत ज़्यादा बुरा सुनाने लगती है, ये बोलते हुए कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, तुम बहुत बड़ी स्टूपिड लड़की हो, तुम्हारे ऊपर हमने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तो हमारा पूरा लाइफ जीना हरामी कर दिया, बोल के उसे बहुत बुरी तरह से सुना रहे होते हैं। और उसके बाद अपो को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कि वो उनकी नौकरानी हो और अपो को सब कुछ करना पड़ेगा जो अपो को बोला जाता था। मोइंग ये सब कुछ देख रहा था, अपो रो रहे होते उसके पास आता है और उसके बाद उसे अब इस बार बहुत बुरा लगता है और उसके बाद उसे बोलता है उठो। अपो बोल रही थी नहीं मुझे थोड़ी देर यहीं पर रहने दो। ये सुनने के बाद जो अपो थी उसे मोइंग बोलता है अगर तुम यहाँ पर बैठ के रहोगे तो फिर से तुम्हारी आंटी या फिर तुम्हारी सिस्टर में से कोई ना कोई तो देख ही लेगा और प्रॉब्लम तुम्हें होगा। और उसके बाद उसे वहाँ से लेके चला जाता है और वो उसे देखती रह जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपो थी वो ऐसे चली जाती है एक बहुत सुनसान एरिया पे जहाँ पर मोइंग उसका वेट कर रहा था। और उसके बाद वो बोलता है तुम थोड़ी देर आराम करो, जब तक रोना का मन करे रो लो, यहाँ पर कोई तुम्हें नहीं देखेगा। अपो को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो मोइंग था उसे कुछ देर बाद बोलता है तुम्हें ना कभी भी इस तरह से अपने आप को कमज़ोर करना नहीं चाहिए। अगर तुम सच्ची में दूसरों के लिए अपनी लाइफ को इस तरह
से तबाह करोगे तो कैसे चलेगा। अब वो बोलती है वो लोग मेरे बेनिफिट कर रहे हैं, मतलब उन लोगों की वजह से वो आज जिंदा है, वो सब कुछ। अगर उसके माँ बाप की मरने के टाइम पर ही उसके आंटी ने उसे छोड़ दिया होता तो क्या होता है, यही वाला डायलॉग चिपका रही होती है। तभी उसके आंटी तभी मोइंग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुमने भी उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए कभी अपने आप को इतना कमज़ोर सोचो ही मत। और उसके बाद अपू को कहीं और लेके जाता है जो खुली जगह थी, खुली बीच थी। और उसके बाद वहाँ पर ले जाने के बाद अपू को बोलता है तुम्हें हमेशा अपनी अहमियत रखनी चाहिए, भले ही तुम कुछ ना हो लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई अहमियत है। अगर तुम पैदा हुई है तो कुछ ना कुछ भगवान जी का प्लान होगा ना तुम्हारे लिए, तो ये सोचो। और कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझ लेना, तुम अच्छी हो, ठीक है। अपू को अपना फैसला कह देता है, मतलब जो टाइम उसने मोइंग के साथ उस बीच पे गुजारा हुआ था उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उसने मोइंग से बिल्कुल अच्छे से तो बात नहीं की थी। और मोइंग को सॉरी बोलती है। सुनने के बाद मोइंग हंसता है और वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उस बात के लिए बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और वो मन में सोचता है भले अभी तुम्हारा मेरा रिश्ता बदल गया हो, लेकिन मेरे लिए और चीज़ें बहुत मायने रखती है और तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती थी उस वक्त पे, तो मैं उस मोमेंट को और सारा पल ऐसे कोई खुन्नस पे ख़राब करना नहीं चाहता, मन में सोचता है। अब वो बोलते हैं मेरी लाइफ तो हमेशा से ऐसी थी, उस टाइम पे अगर तुम ना मिले होते तो शायद मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी और इसीलिए मैं वहाँ पर गई थी। वो तो अच्छी बात थी कि तुम मिल गया, तुमने मुझे एक अच्छा नज़ारा दिया, एक नया नज़ारा दिया लाइफ का। और वहाँ पर जो आपको मिली थी वो मैं हुई नहीं, मेरी रियलिटी ये है। और मुझे बहुत अफसोस फील होता है कि मैं जब तुम्हें इस हाल में मिल रही हूँ और तुम्हें मेरे लिए तो रहम आ रहा होगा ना। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है नहीं ऐसा मत सोचो, लेकिन हमेशा तुम ना अपने आप को आगे रखो। और उसके बाद मोइंग बोलती है लेकिन आंटी और उसकी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। ये सुनने के बाद मोइंग एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है कि अगर तुम ये सोचते हो ये अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर रखी है, आंटी ने बहुत कुछ किया है, आंटी की फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उस टाइम पे अगर आंटी है तुम्हारी कॉजन जो है वो मर जाएगी तो उस टाइम पे उनकी जगह पे तुम मरोगे क्या? ये पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से लाइफ में बहुत कुछ पेपर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप के साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार होंगे, या फिर तुम्हारे माँ बाप ने जो किया उसके लिए तुम क्यों पे करोगी, ठीक है ना। ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले खुद की अहमियत देना सीखो। जब तुम अपने आप का इंपॉर्टेंस समझोगे ना तब जाके तुम दूसरों से लड़ पाओगी, बोल के उसे समझा रहा होता है। जहाँ पर मोइंग अपू को घर पे लेके आ जाता है, दोनों का मूड काफ़ी ज़्यादा बेटर था, थोड़ा बेहतर था। और उसके बाद जो अपू थी उसको मोइंग बोलता है तुम पहले अंदर जाओ, क्योंकि अगर तुम पहले अंदर नहीं गई तो यहाँ पर लोगों को डाउट हो सकता है। और जैसे अपू अंदर गई उसके बाद वो दिखती है वहाँ पर फूडिन था, फूडिन होने की वजह से वो ऐसे उड़ जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मोइंग में आ पहुँचता है। और उसके बाद फूडिन बोलते हैं तुम दोनों कहाँ पर थी। मोइंग कुछ बोलने वाला था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपू थी वो भी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी, मतलब यहाँ पर उसे तो ऑलरेडी पता है बाप बेटे का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर पापा कुछ गलत ना समझे इसीलिए। और तभी फूडिन बोलता है मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम अंदर जाओ अपू। और उसके बाद जो अपू थी थोड़ी सी डर जाती है कि सच में मैंने बाप बेटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करा दी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो अपू थी वो तो अंदर गई। और उसके बाद जो फूडिन थी वो मोइंग को बोलते हैं तो फाइनली मेरा बेटा लाइन पे आ गया। सुनने के बाद मोइंग बोलता है क्या? तभी फूडिन बोलता है मैंने सब कुछ पता कर लिया है, तुम क्या कर रहे थे, अपू का मूड बहुत ख़राब था और तुम्हारी वजह से अपू थोड़ा बेटर फील कर रही है। सुनने के बाद मोइंग बोलता है कि आपका मतलब? तो दरअसल जो सीता थी मतलब फूडिन की जो असिस्टेंट थी उन्होंने देखा हुआ था किस तरह से अपू को एंटी, मतलब ओवरऑल तो उन्होंने देखा ही हुआ था अपू को किस तरह से बुली किया जा रहा था। तो उस टाइम पे मोइंग उसे कहीं थोड़ा बाहर घूमने ले गया था स्पेशली फ्रेश एयर लेने के लिए। और उसके बाद वो वापस आ गई। और ये सुनने के बाद मोइंग तो स्माइल करता है। और उसके बाद फूडिन बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था तुम्हें इतना चेंजेस भी मैं देख सकता हूँ, तुम 25 साल के हो चुके हैं लेकिन 25 साल में पहली बार मैं कुछ अलग देख रहा हूँ। मोइंग बोलता है मैं कोई बदला नहीं हूँ, मैं बस नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ खराब माहौल हो। और उसके बाद हमें दिखा जाता है फूडिन बोलता है लेकिन फिर भी तुम स्टार्टिंग में आपको को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, लेकिन आपके लिए अगर तुम इतना कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद फूडिन बोलता है देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी के लिए आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा जरूरी है, तो मुझे बताओ अभी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी आंटी क्या ड्रामा कर रही है। ये सुनने के बाद पता नहीं मोइंग कुछ तो बोलता है जो हमें काट दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो अपू थी वो फूडिन के साथ ऐसे आती है अपने आंटी के पास मिलने के लिए। तो यहाँ पर मोइंग ने कुछ तो बता दिया था जिस बात की वजह से जो फूडिन था वो आया हुआ था। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों को कितना पैसा चाहिए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग हमेशा अपनी जो कॉजन है उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हो बोल कर डांट रहे होता है। और उसके बाद आंटी ऐसे रोने का ड्रामा करती है। ये बोलते हैं कि बहुत बड़े माफिया गैंग के साथ उन्होंने पैसे लिया हुआ था, अगर वो पैसे ना दिए तो पता नहीं उसकी फैमिली के साथ क्या होगा। उसे अपना तो कोई फिक्र नहीं था लेकिन अपना बेटा और बेटी तो मतलब अभी जवान है ना, तो उनके साथ कुछ ना हो वो बस यही चाहती थी।
कुछ नहीं, बुढ़िया नौटंकी कर रही थी। और यहाँ पर पहले तो फूडिन बिल्कुल भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता, और उसके बाद जो बुढ़िया होती है मतलब अपू को आंटी, वो ये बोलने लगती है कि मैं वो घर छोड़ के वापस इसीलिए आई हुई हूँ क्योंकि वहाँ पे वाले लोग अपने लोगों को भेजकर मुझे डरा धमका चुके थे, इवन वहाँ पर फायरिंग भी हो चुकी थी। ये सुनने के बाद अपू बहुत परेशान हो, बोलती कि आंटी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर मेरे 2 कॉजन को कुछ होगा तो मैं कभी अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने का तो बोलते कि नहीं बेटा तुम क्या करती। ये सुनने के बाद फूडी ने बोल लेता है कि ये सब कुछ तुमने खुद ही स्टार्ट किया हुआ है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम जैसे औरतों के बारे में जब मुझसे पैसे लिए थे तो भी तुमने ना किस बहाने से लिया था मुझे ये भी पता है, तो मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये आंटी इतना नौटंकी करती है, इनकी बातों से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अपो जब ये सुनती है कि कोई माफिया गैंग उसके बहन और भाई को मार सकते हैं, मतलब उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसी बात की वजह से वो फूडिन को रिक्वेस्ट करती है कि एक आखिरी बार मैं अपने आंटी की मदद करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो बोल के वो ऐसे थोड़ा सा अपसेट होती है फूडिन। और फूडिन सोच रहा था क्या करना है, और तभी आंटी बोली थी मैं लाइफ में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, ये मेरे आखिरी बार होगा, तुमसे ले आओ, मतलब मेरी मदद करो प्लीज़। अपू बोल कर रो रही होती है और बोल रही होती है कि ये मदद मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोनों बच्चे के लिए मांग रही है, तो प्लीज़ कर दो किए जा रही होती है। तो अपू बेचारी क्या करती, और उसके बाद फूडिन भी ऐसे बोलता है ठीक है मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये आखिरी बार होगा ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद हम दिखाया जाता है अगले वाले सीन में। और अब हम देखते हैं पैरेलली। सबसे पहले तो मुयंग ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ऐसे बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके ख्याल में अभी भी अपो आ रही थी। वो अपो का रोता हुआ चेहरा याद करता है, और उसके बाद जिस तरह से ऐसे छोटी सी बनकर मतलब ऐसे ज़मीन पे बैठ कर रो रही थी, उसने ना उस टाइम पे उसे ऐसे मेजर किया हुआ था, मतलब वो इतनी सी थी जो उसके हाथ में भी आ रही थी। थोड़ा दूर से उसको मेजर करने के बाद वो सोचता है इतनी क्यूट है ना ये लड़की। बाद में अपने आप को समझाता है नहीं है मेरे होने वाले स्टेप में तो मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, मुझे बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, क्या गलती है मेरी। मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ मेरी स्टेप में बनने वाली है, तो मैं अपने दिल को कैसे रोकूं बोल के थोड़ा सा अपसेट हो जा रहा होता है। और तब वहाँ पर आ पहुँचता है हमारा डे बोलता है कि फाइनली तुम्हें वो लड़की थोड़ी बेटर से लगने लगी ना, जिस तरह से तुम उससे नफरत करती हो वो तो अब बदल गया ना। वो मस्त है और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं आज भी उसे उतना ही हेट करता हूँ, लेकिन बस मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वो इतनी बुरी नहीं है, फिर भी उसे ऐसी फैमिली मिली जिसके बच्चे उसे सब कुछ करना पड़ा है। ये सुनने के बाद इस हंसता है और वो बोलता है एटलीस्ट तुम्हारे अंदर जो अपू के लिए जो भी ख्याल था, जो भी नेगेटिव थॉट्स था, वो तो चेंज हुआ ना। आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छे इंसान हो, तुम बुरे कभी नहीं थे, तुम्हें हालत ने थोड़ा सा नेगेटिव बना दिया था, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया बेटा। ऐसे बोल के वो डी अपने दोस्त यानी कि मोइन को ऐसे छेड़ रहा होता है। मोइन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि अपू से दूर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात थी। और अपू वो सोचती है, वो याद करती है मोइन को, वो भी स्मेल किए जा रही थी। और उसके बाद जो चप्पल उसने दिया हुआ था मोइन ने उसे पहनने के लिए, जब वो ऐसे रोते रोते बैठी हुई थी, वो देख कर स्मेल कर रही थी। फिर उसके पास आती है और बोलती है फाइनली तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल ही गया, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम उसके पापा से शादी करने वाले, तो मुझे लगता है तुम्हें ना इस तरह से उसे मिस करना नहीं चाहिए, या फिर तुम जाओ उसे अपने दिल की बात बताओ बोल के उसे भी उसके लव के लिए उसे इंकरेजमेंट ही दे रही होती है, जिस तरह से एक सच्ची दोस्त अपनी सच्ची दोस्त के लिए करती है। अब वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम ना बकवास करना बंद कर बोल के वो जल्दी से सोने का ट्राई करती है, लो जो ओक नहीं करता। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में, मतलब सुबह अपो और उसकी आंटी को दिखाया जाता है। अपो आती है और बोलती है मिस्टर वुडी ने बुलाया हुआ था, आप लोग आओ, आपको पैसे मिलने वाले हैं, हम मतलब बैंक से निकाल के दे देंगे, क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, तो इसीलिए आंटी तो काफ़ी एक्साइटेड थी। और उसके बाद वो चली जाती है अपो के साथ। और उसके बाद ऐसे हमें दिखाया जाता है नीचे पार्किंग से थोड़ा बाहर वाले एरिया पे, गार्डन वाले एरिया से ये सारे लोग जा रहे होते हैं। और उसके बाद आंटी के पैर से जमीन तो ऊपर जा चुके थे, क्योंकि ये इतनी ओवर एक्साइटेड हो रही थी। ऐसा होता है ना, सिचुएशन को एग्जैजरेट करने का काम आंटी जी करे जा रही होती है। वो सोच रही थी मैं तो ये करूँगी वो करूँगी मन ही मन में, लेकिन फिर भी सोचती है मुझे करना पड़ेगा ये सब कुछ, तो मुझे क्या है, मैं नहीं पकड़ी जा सकती। अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं जो मास्क पहने हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मारा पीटी का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद आंटी इतनी घबरा जाती है, और ये जो गुंडे लोग थे मास्क में आए हुए, वो लोग बोल रहे थे कि तुमने ऐसे हमसे पैसे लिए और उसके बाद लौटाने के बारे में सोचा नहीं, तुमने सोचा कि किसी ऐसी अमीर बंदे के घर में आके छुपोगे तो बच जाओगे, हर किस नहीं बोल के वो लोग बोल रहे थे कि आज तो तुम्हारा काम खत्म होना ही है, इस बुढ़िया को खत्म करो, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके 2 बच्चों को बोल के वो मैक्स वाले मैन बोल रहे होते, और इतना पैनिक सिचुएशन बनता है। और तो इतनी घबरा जाती है कि कहीं वो उसके भाई और बहन को खो ना दी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी टाइम पे जो आंटी थी वो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी किसी माफिया से पैसे लिए ही नहीं थे, और आप लोग कौन हो, देखो कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि मैंने कभी लिया ही नहीं पैसे। वाह,
मतलब समझ के ये आंटी झूठ बोल रही थी। ये सुनने के बाद ऊपर से फूडिन बोलते हैं, ऊपर मतलब ऊपर वाले माले से, आई मीन टू से वो वहाँ पर बैठे हुए थे, शायद इनका प्लान था। वो बोलते हैं तो तुमने कोई पैसे लिए नहीं थे तो तुम किस माफिया का धमकी देकर अपने से पैसे निकलवाने की ट्राई कर रही थी। और तब पता चलता है ये सब कुछ फूडिन और मुइंग का प्लान था। मुइंग और फूडिन ने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को और इवन आंटी को भी मिलाया हुआ था ताकि ये अपो के आंटी का जो कारनामा है, जो लालच जो है वो सब कुछ एक्सपोज हो जाए। तो इस तरह से फूडिन और मुइंग का स्मार्ट गेम इस बार बाप बेटे भले ही इतने सालों से कभी किसी भी चीज़ के लिए एक साथ एग्री ना हुए हो, लेकिन इस बात के लिए एग्री हो गए और इस तरह से आंटी जी एक्सपोज हो जाती है। पहले तो आंटी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है, लेकिन फूडिन को अच्छी तरह से पता है एक किस तरह के रिश्तेदार यार अपो के खून किस तरह से चूसना पसंद करते हैं। जिस बात की वजह से वो बोलते हैं अगर तुम अभी की अभी नहीं उठी तो मैं तुम्हें फ्रॉड करने के केस पे जेल पे डलवा दूंगा और तुम्हारा अगेंस्ट इनफ एविडेंस है मेरे पास कि तुम कितनी बड़ी सट्टेबाजी वाली औरत हो। ये सुनने के बाद आंटी उठ जाती है और उसके बाद फूडिन बोलते हैं तुमने सब ड्रामा क्यों किया, तुम बस अपनी भतीजी से पैसे ऐंठना जानती हो, उससे ना मजदूरी करवाना जानती हो, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते करते बस इसी बहाने से कि क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा किया है तुम उसका पूरा दुनिया लुटाना जानती हो। तुम्हें ना आंटी कहने का कोई हक होना नहीं चाहिए, तुम जैसे औरत को तो औरत कहलाने का भी हक नहीं बोल के डांटे होते हैं। और उसके बाद तो इमोशनल ड्रामा करने लगते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। फूडिन बोलते हैं ड्रामा करना बंद करो, तुम जैसे औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अपो अच्छी है, अपो बहुत अच्छी, इसलिए वो हर चीज को इसलिए जान देती है, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हो। तुमने जो हरकत की इसके बाद अब इस घर को छोड़ के चले जाओ और दोबारा कभी मत दिखना। आज के बाद अपो के लाइफ में तुम्हारा कोई हक नहीं, अपो को मैं तुम्हारे चंगुल से निकाल रहा हूँ, अपो जैसी भी रहेगी मेरे घर पे रहेगी, लेकिन तुम जैसी कटिया औरत के पास वापस नहीं जाएगी बोल के वो जो आंटी थी उनको अच्छा खासा क्लास देने लगते हैं। और उसके बाद अपो को आंटी बोलते कि इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है और इसने इतना कुछ वो बोलने वाली थी। तभी फूडिन बोलते कि नहीं हर किस नहीं, अब तुम अपो को किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकती, जो भी हुआ वो पास वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि अपो ने कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, अपो को जितना तुम लोगों ने परेशान किया हुआ है वो दुगना था। तो आज के बाद अपो को अगर कुछ भी करने के बारे में सोचा तो जेल पे डलवा दूंगा, ये बात याद रखना, अपो की प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद आंटी अपो को गालियां देने वाली थी, अपो बोलती है मैंने बहुत ट्राई किया आपकी फैमिली में फिट होने का, लेकिन मुझे ना ये चीज़ पहले ही समझ आना था कि मैं आपकी फैमिली में कभी भी फिट नहीं हो सकती, आप हमेशा मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। तो आज के बाद मैं आपसे सारा रिश्ता नाता तोड़ रही हूँ आंटी, दोबारा आपने शक्ल मत दिखाना क्योंकि मेरे लिए ये करना जरूरी है, वरना आप हमेशा मुझे एक किसी चीज़ की तरह ट्रीट करोगी बोल के वो सॉरी बोल देती है। अब तो इस औरत को ना इससे ज़्यादा क्या चाहिए था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद अपो रो रही होती है और उसके बाद इन लोगों को अपना सामान पैक करके वहाँ से 9-2-11 होना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुइंग और जोटी था वो ऐसे बैठ के देख रहे थे और जैसे आंटी और उसकी बेटी वहां से निकल रही होती है तो मुइंग ऐसे बोलता है बाय दोबारा मत मिलना, फुटो यहाँ से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपो का भाई था वो भी वहां से जा रहा था। अपो का भाई ऐसे बुरा तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वो उसकी माँ की हरकतों की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम में फंस चुका था। तो अपो का जो भाई था वो मुइंग को ये बोलता है कि तुमने जो मेरी बहन के लिए किया उसके लिए थैंक यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसा वो बोल लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपो का भाई मुइंग से बात कर रहा होता है, वो उसे बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन इनडायरेक्टली तुमने आज मेरी बहन की मदद की है, और जैसी दिखती है ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत वीक है। उसने बस बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे और मेरे बहन के लिए जीना सीखा हुआ है, उसने कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो प्लीज उससे कभी भी बदतमीजी से बात मत करना, उसे अच्छे से ट्रीट करना। मुझे ऐसे जाने में कोई अफसोस नहीं, लेकिन प्लीज मैं यहाँ पर ऐसे जा रहा हूँ तो अपनी बहन को किसी और के हाथ पर सौंप के जा रहा हूँ, ऐसा बोल के चला जाता है। मुझे सोचता है मन में शायद ये सच बोला है, अब वो बुरी नहीं थी, वो कभी भी बुरी नहीं थी, बस उसे लोगों से डील करना आता है और वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड है कि वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। इसी चक्कर में वो खुद बुरी बन के वो दूसरों के लिए जीती है और स्पेशली अपो अपने आंटी की फैमिली के लिए जीती थी जो कभी उसके अपने थे नहीं। ऐसा वो मन में सोच रहा था। अपो थोड़ा दूर बैठ के सैड हो जा रही थी। उसी समय पे मोइंग उसको देखते देखते उसकी तरफ आ जा रहा था, ये सोच के कि मुझे अपो से बात करनी पड़ेगी, हमारे बीच में जो भी गलतफहमी है उसको और क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है उसके पापा अपो के पास आते हैं। उसके बाद मोइंग रियलाइज करता है शायद अपो को इतनी भी मेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां से चला जाता है। बाद में दिखाया जाता है फूडिन और अपो एक दूसरे से बात किए जा रहे थे और अपो के मन में जो गिल्ट था उसको फूडिन हटाने में मदद करते हैं। मतलब अपो को ऐसा लग रहा था ना कि उसने उसके आंटी को इस तरह जो छोड़ा था वो गलत बात है। तो फूडिन बोलते हैं अगर तुम उनको स्ट्रांग होने के लिए नहीं छोड़ती तब तक वो कभी स्ट्रांग नहीं बनेंगे, उनको इस बार अपने ले जीना पड़ेगा, डोंट वरी, वो नहीं मरेंगे, तुम्हें भी अपने ले जीना पड़ेगा। अपो बोलती है बचपन से लेकर आज तक कभी मैंने अपने लिए जीना सीखा ही नहीं, क्योंकि मेरे मम्मा पापा तो बचपन में उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद मैं आंटी के साथ ही रही हूँ और उन लोगों ने कभी मुझे अपनाया ही नहीं। ये सुनने के बाद फूडिन बोलते हैं कि भले उन लोगों ने तुम्हें ना अपनाया हुआ हो लेकिन मुझे लगता है ये फैमिली तुम्हें अपना चुकी है। वरना सोचो मैंने एक बार बोला किसी को भी फोर्स नहीं किया, लेकिन सबने तुम्हारी मदद करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट किया। अब देखो ना इतना बदल चुका है यहाँ पर तुम्हारे आने के बाद, ऐसा बोलते हैं। अब वो स्माइल करती है।
तो हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में अपो कैसा था, मोइंग डिसाइड कर चुका था अब उसे अपो के लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करनी है। और उसके बाद वो ऐसे दिखाया जाता है अपो जब अपने कमरे के सामने जाती है तो वो देखती है उसके कमरे के सामने उसका वो MP3 प्लेयर था जिसमें उसकी माँ की वॉइस रिकॉर्डेड थी। देखिए वो शौक में वो याद करती है मोइंग ने तो बोला हुआ था, उसने पानी में फेंक दिया और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई भी हो गई थी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसके बाद वो भाग के मोइंग के कमरे के सामने आती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोइंग को आवाज़ लगाती है लेकिन मोइंग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिस बात की वजह से वहाँ से चली जाती है। बाद में हमें पता चला ऐसे तो मोइंग वहीं पर था लेकिन वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मोइंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। अगले वाले सीन में मोइंग अपने फ्रेंड के साथ होता है और उसके बाद वहाँ पर देवदास बन के गाना गाया जा रहा था। वो बस अपो को बुलाने के लाखों बहाने ढूंढ रहा था जिनमें से शायद कुछ भी ओक नहीं करने वाला था। एंड हम देखते हैं तो अपो थी वो भी अपने मॉम का वॉइस सुन रही थी और वो रो रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एंड में मोइंग ने उसके लिए कोई वॉइस ऐड किया हुआ था और अपो उस वॉइस को प्ले करती है। और उसके बाद वो उसे ऐसे बोले जा रहा होता है आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आई एम सॉरी, मैं भी कुछ चीज़ों में तुम गलत थी कुछ चीज़ों में मैं गलत था लेकिन ट्रस्ट मी मैं इतना बुरा नहीं हूँ। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि तुम हमेशा दूसरों के सोचते सोचते ना कभी तुमने अपने लिए सोचा ही नहीं। तो एक काम करना आगे से ना तुम अपने लिए सोचना शुरू करो क्योंकि जब तक तुम अपने लिए नहीं सोचोगे कोई भी यहाँ पर तुम्हें सीधे से नहीं लेगा। आपको पहले आपके लिए करो, अपने लिए करो, तब जाके तुम्हें दूसरे कदर करेंगे। मैं बताऊंगा तो पहले में सब कुछ सही हो लेकिन इतना याद रखना आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों के बीच में जो था उसको भी भूल जाओ और मैं भी ट्राई करूंगा ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं करता हूँ ऐसा कुछ होने के लिए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो जो बोझ था वहीं पर खत्म और वो और बुरा लगता है। और उसके बाद वो वहीं के साथ बिताए गए सारे पल को याद करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑलमोस्ट 72 आवर्स मतलब 2 दिन तक मोइंग तो अवेलेबल था ही नहीं। 3 दिन हो गया मोइंग कहीं था नहीं। अपो को अब और मिसिंग फील होने लगता है कि क्या हो गया। वो हर जगह पे पॉसिबली जहाँ पर मोइंग हो सकता था उस जगह को ढूंढती है और वो ऐसे इधर देखती है उधर देखती है और अपने मन में बोल रही थी कभी कभी कहते हैं जब कुछ चीज़ आपसे दूर हो जाए तब जाके उसकी अहमियत पता चलती है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बोल के बहुत सैड हो रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइंग था वो कहीं और जा चुका था और उसके बाद मतलब अपो के साइड वाले रूम पे जहाँ पर इसने रहने का डिसाइड कर लिया था वो वहाँ से भाग चुका था। और उसके बाद अपो बस उसे मिस करती रह जाती है। इनको ढूंढने जा रही थी ताकि वो कुछ तो पता चले कहाँ पर है, क्या कर रहा है, जिंदा है या नहीं, ये भी उसे पता चल नहीं रहा था। तो हमें दिखाया जाता है 4th डे पर जहाँ पर मोइंग अपने दोस्त डी के साथ वहाँ पर ऐसे लाइव चैट बातें कर रहा था। लाइव पे बातें किया जा रहा होता है क्योंकि डी बहुत बड़ा सोशल इन्फ्लुएंसर था, अच्छा वाला इन्फ्लुएंसर। इनमें हम देखते हैं अपो ऐसे वैसे क्रश हो रही थी तो वो मोइंग को देख लेती है। मोइंग को देखने के बाद उसकी जान में जान तब आती है, वो बहुत खुश थी। और उसके बाद वो मोइंग से बात करने की ट्राई करती है लेकिन मोइंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और उसके बाद अपो को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। अपो जाती है और उसके बाद मोइंग से बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। मोइंग बोलता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से जाओ। मोइंग की ये बातें अपो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसके बाद वो उसको रोकती है ऐसे है कि उसका जो चौर था उसको पकड़ती है और वो बोलती है क्या दिक्कत है। और उसके बाद उसे अपने पास खींचती है मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा वाला मोमेंट था जहाँ पर कुछ देर तो ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद अपो बोलती है तो मुझे इग्नोर क्यों करे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। ये सुनने के बाद मोइंग उसे बहुत घूर के देखता है और उसके बाद उसे वो याद आता है दरअसल मोइंग गया ही नहीं था, वो बस अपो को इसी घर में रहकर इग्नोर करना सीख रहा था क्योंकि अर्देन वो तो उसकी पापा की बीवी बनने वाले तो फोकट में उससे झूठी उम्मीद लगा के क्या करना। इसी बात की वजह से मोइंग और सब कुछ याद करता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे इसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना क्योंकि मुझे इसके आंखों में वो मासूमियत दिखती है जो मुझे देखना ही नहीं है। और मुझे ऐसा फील होता है ये अच्छी है लेकिन ये इतनी अच्छी भी नहीं है ना ही ये बुरी है, बस मुझे इससे दूर रहना है, ऐसा वो सोचता है। और उसके बाद अब उसे बोलती है बताओ मुझे तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे 3 दिन से। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है मैं तुम्हें इग्नोर करूँ या फिर तुमसे बात करूँ तो मेरी मर्जी है ना, तुम होती हो नहीं मुझसे सवाल करने वाले, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है आज के बाद मुझे देखना भी मत, मुझसे बात भी मत करना क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें इग्नोर करने की क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ मुझे इतनी बात नहीं करनी ना ही नज़दीकियाँ बढ़ानी है, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अपो बेचारी बहुत ज़्यादा सैड बन जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था मोइंग इस तरह से क्यों बात कर रहा है। इनमें नाम देखते हैं अगले वाले सीन में जो अपो थी उसके पास आती है इंग आती है। और उसके बाद इंग को एक्चुअली पता चल गया था कि अपो क्यों अभी 4 दिन से शादी करने के लिए आई हुई थी। मतलब मैडम ने एक जासूस को उसके पीछे हायर कर दिया था। पहले तो उसने डी से पूछने की ट्राई किया, जब डी ने नहीं बताया तो ये सब कुछ किया। तो उसे जब यही पता चला कि जो 4 दिन है उसके पैसे पे करने के लिए उसके आंटी का जो भी डेब था वो पे करने के लिए अपो ने अंकल से शादी करने के लिए हाँ बोला है। ये सुनने के बाद अपो को इंग एक ऑफर देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो और मैंने
तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रही हो। दरअसल जो अपू थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नाराज थी, उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन इनको कभी उसने ऐसे अलग किया नहीं था, उससे नॉर्मली बातें कर रही थी। अभी तो यहाँ पर जो इंग है वो डिजाइनर बन के आई हुई है, इसीलिए इस बार उसके मन में उन दोनों के लिए कोई भी खुन्नस नहीं था, स्पेशली इंग के लिए तो नहीं था। तो अपू बोलती क्या, ये सुनने के बाद इंग बोलती है मैं चाहती हूँ तुम क्योंकि अंकल से शादी करना चाहती हो, इससे बेटर है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन लो। गर्लफ्रेंड, ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम्हारा मतलब, उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये मैडम क्या बोल रही है। और उसके बाद अपू को इंग बोलती है देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, तुम मन में अगर गर्लफ्रेंड है मतलब हम दोनों ऐसे लेस्बियन प्ले करेंगे जिसकी वजह से अंकल तुमसे शादी करने के लिए मना करेंगे। अगर तुम ये करने के लिए रेडी हो गए, उसके बाद अपू तो ना कुछ रिस्पॉन्ड कर पाती है, उसे समझ में आ नहीं रहा था ये बंदी क्यों ऐसा बोल रही है। ये सुनने के बाद जो हमारी इंग थी वो बोलती है मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, एटलीस्ट तुम्हें अंकल से छुटकारा तो मिलेगा ना, और इतने ओल्ड मैन से शादी करने से बेटर है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अपू बोलती है मुझे लगता है ना जो तुम ऐसा सुनना चाहती हो वो मैं बता नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी। ऐसा बोलते हैं, वहाँ से वो भाग जाती है। इन हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो इंग थी वो ऐसे इसके बारे में डी को भी बता देती है। डी को सुनने के बाद तो शौक में आ जाता है, ये क्या बोल रही है, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है। ये सुनने के बाद इंग बस ये बोलती है एक्चुअली मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और इतनी प्यारी लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा, इतनी अच्छी लड़की है वो, ऐसा वो बोल लेती है। और उसके बाद फूडिन से शादी ना हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही निकलने वाली थी। इस बात की वजह से जो डी था वो भाग के जाता है मोइन के पास, जो ऑलरेडी देवदास मोड पे तो लगा ही हुआ था। और उसके बाद जो डी था वो बोलता है मोइन को तुम्हारा एक और कॉम्पिटिशन आ गया। ये सुनने के बाद मोइन बोलता है मुझे ऑलरेडी पता है वो मेरा बाप है और मैं अपने बाप के साथ कुछ कर नहीं सकता, अब मेरा जो जख्म है उसमें और नमक मत छेड़ को जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद जो डी था वो बोलता है नहीं भाई वो नहीं कोई और। ये सुनने के बाद मोइन बोलता है तुम्हें क्या बोल रहे मतलब कोई और भी है मेरा लव राइवल, यहाँ से जाओ, मुझे नहीं सुना, मुझे सुनने का मन ही नहीं है उसका नाम, ऐसा बोल के उसे वहाँ से भगा देता है। डी पहले तो बताने की ट्राई कर रहा था लेकिन मोइन बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा रहा था, जैसे कि डी खुद ही अपू को पसंद करने वाला थर्ड पर्सन है। इसी बात की वजह से डी सोचता है चलो कोई बात नहीं, एक खुद ही भुगते, मुझे क्या है मैं तो मदद करने आया था लेकिन भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, सोच के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है अपू सुनती है मोइन के आंटी और उनके आंटी नंबर 2 बातें कर रहे होते हैं। मोइन अपने प्रोजेक्ट से बैकआउट करना चाहता है क्योंकि फूडिन उसके लिए रेडी नहीं है और अभी उसे अपू के आसपास बिल्कुल भी काम नहीं करना। अपू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो मोइन से बात करने के लिए चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है मोइन अपने स्टोर रूम वाले एरिया पे था जहाँ पर उसके लिए वो जगह बहुत मायने रखती थी। और मोइन वहाँ पर जाने के बाद देखता है अपू तो वहीं पर है। अपू को बोलता है तुम यहाँ पर क्या करो, अपू बोलते मुझे तुमसे बात करनी है और उसे कन्विंस करने की ट्राई करते कि जस्ट मेरे वजह से क्योंकि तुम मुझे लाइक नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस प्रोजेक्ट से बैकआउट करो, तुम्हारे लिए वो मायने रखता होगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा वो बोल रही होती है। ये सुनने के बाद जो मोइन था उसे गुस्सा आता है, वो बोलता है तुम हो चुको ने मुझे सब कुछ ऐसे सलाह देने वाले, मुझे किसी का फ्री का राय नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद अपू बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई इंसान इतनी बड़ी गलती कर दे, प्लीज़ ऐसा मत करो बोल के उसे समझा रही होती है। उसके बाद होता है ऐसा है कि रात हो चुका था जिस बात की वजह से जो मोइंग था, मोइंग और जिस वाले रूम में होते हैं वहाँ पर आके वो जो है वर्कर था वो उसका लॉक बंद कर देता है। और हमें उसके बाद वो बंदा तो वहाँ पर लॉक लगा कर निकल लेता है क्योंकि उसके कानों पे हेडफोन था जिस बात की वजह से वो बिल्कुल भी अपू और मोइंग का चिल्लाना बिल्कुल सुन नहीं पाता, जिसके चक्कर में दोनों ही बंद पड़ गए। इंदन हमें दिखाया जाता है दोनों बंद तो पड़ चुके थे। और उसके बाद अपू बोलते हैं मोइंग को कि मुझे लगता है ओम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, लेकिन ऐसा था क्योंकि मोइंग हर बार ऐसा नहीं होता था, वो कभी कभी मेडिसिन लेके भी सो लेता था, इसीलिए जो ओम था उसके रूम में आया था, उसे लगा कि उसका बॉस सो गया होगा इसलिए वो वापस चला गया। और उसके बाद जो मोइन था वो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है मेरे पापा तुम्हें ढूंढते हुए तो तुम्हारे कमरे तक आ जाएंगे। सुनने का तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम इतने भी क्लोज नहीं है। सुनने के बाद जो मोइन था वो बोलता है मुझे झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताया तुम दोनों कितने क्लोज हो। अब वो बोलती है तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूँगी तो भी तुम्हें बिल्कुल लेके नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से फुटो। और उसके बाद होता भी यही है, जो फूडिन होते हैं वो अपने फ़ोन को निकालते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं अब तो मुझे सोना पड़ेगा, और उसके बाद अपने फ़ोन को ऑफ करते हैं और वो थोड़ी पढ़ाई करने लगते हैं और सो जाते हैं, जिसके चक्कर में इन दोनों को आई मीन टू से मोइंग अपू दोनों को ही इस रात को यहीं पर गुजारना था। रात को होता ऐसा है जब मोइंग की मॉम की कुछ यादें और उसके वहाँ पर कुछ फोटोज थे पुराने जो उस स्टोर रूम में रखे गए थे। जब वो उसको देखने लगती है उस टाइम पे उसे तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मोइंग उनसे उसे दूर रहने के लिए बोलता है ताकि उसका साया भी उसकी माँ के आसपास ना पड़े।
सो इस वाले पार्ट में ये वाला मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्द आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।